नमस्कार, मैं हूं गुमान सिंह। आप देख रहे हैं नवो एकेडमी। नो कट पेस्ट, नो कॉपी पेस्ट, ओनली टीचिंग। क्लास 8 हिस्ट्री का एक नया अध्याय लेकर के आपके सामने आया हूं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक, समय बहुत बड़ा है। 1870 के दशक से लगा करके 1947 अर्थात जब तक हम आजाद हुए तब तक का इतिहास हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। बहुत बड़ा चैप्टर है। सिलेबस को टच करते हुए हम चलेंगे, एक दो चीजें ज्यादा देखेंगे। हालांकि इसके वीडियो और भी हैं अपने चैनल पे, इसके पहले मैंने वीडियो बनाए थे, लेकिन वो थोड़ा डिटेल में है, कॉम्पिटिटिव मेथड के आधार पर है। इसलिए फिर हमने सोचा कि क्यों ना इसका सिलेबस के बेस पे जो आपको डायरेक्ट बेनिफिट हो, इस तरह के वीडियो हम दें, ताकि एग्जाम में भी ज्यादा आपको उससे फायदा मिले और क्लास 8 में कितना सीखना है वो हम सीख पाए। तो सबसे पहले हम 1870 के दशक से, तो दशक का मतलब होता है 10 वर्षों का समय, आपको पता ही है। दशक जिसको आप डिकेड भी कहते हैं, दशक का मतलब 10 वर्ष या 10 वर्षों का समय। और 1870 का दशक अर्थात 1870 से लगा करके 79 तक, ये 10 वर्ष है। थोड़ा टेक्निकल बातें हैं, मैं कभी कभी बताता रहता हूं कि ये 10 वर्ष 70 के दशक में हम लेंगे। अब राष्ट्रीय आंदोलन, देखिए आंदोलन राष्ट्रीय कब होता है? जब उसमें पूरा राष्ट्र भाग लेता है। एक वर्ग, एक जाति, एक क्षेत्र विशेष नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र की अभिव्यक्ति जब उस आंदोलन में होती है तो उसको हम कहते हैं राष्ट्रीय आंदोलन। और राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती है राष्ट्रवाद से। इस चैप्टर में हमने देखा, इस पूरी किताब के अंदर या 8 का जो सिलेबस है उसमें हमने देखा है कि प्लासी के युद्ध से लगा करके जब अंग्रेज आए व्यापारी के रूप में, उन्होंने बंगाल के अंदर सबसे पहले अपना जो है व्यापारिक फैक्ट्री वगैरह स्थापित की। प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, फिर उन्होंने अपनी जो आर्थिक नीतियां हैं वो भारत पर थोपने शुरू की। रेतवाड़ी, महलवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त जैसी चीजें हमने देखी। नील की खेती हमने देखा, आदिवासियों के आंदोलन को हमने देखा, भारतीय कपड़े का पतन होते हुए हमने देखा। अब कहानी यहां तक आ पहुंची है कि अब ये जरूरत थी कि एक राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति हो। अंग्रेजों को ये लगे कि नहीं, भारतीय एकजुट हो गए। एकजुट होने के पीछे कुछ न कुछ तो कारण तो रहा होगा। राष्ट्रीयता की भावना लोगों के अंदर कैसे आगे आई, कैसे जगी, तो उसके पहले हम देखते हैं राष्ट्रवाद होता क्या है। देखो बेटा, राष्ट्रवाद 2 शब्दों से मिलकर बना है, राष्ट्र और वाद। तो वाद का मतलब तो विचार, और राष्ट्र का मतलब हम ले सकते हैं देश से। देखिए, देश क्या है? देश केवल जमीन का टुकड़ा नहीं होता है, ये लोगों की मानसिक अभिव्यक्ति होती है। एक मस्तिष्क के अंदर देश साकार रूप लेता है। आज अगर मैं कहूं कि मैं भारतीय हूं, तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं सिर्फ भारत भूमि पर रहता हूं इसलिए भारतीय हूं। मेरे मस्तिष्क में भी भारतीयता कूट कूट कर भरी हुई, इसलिए मैं भारतीय हूं। जो आपके मस्तिष्क की भावनाएं अपने देश के प्रति जबान तक आती हैं। मैं भारत के बारे में बात कर रहा हूं, मैं भारतीयता के बारे में बात करता हूं, मैं राष्ट्रवाद के बारे में बात करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं अपने मस्तिष्क से भी भारतीय हूं। तो ऐसी जब भावनाएं जब आप लिखते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, चारों तरफ फैलाने का प्रयास करते हैं, वो है राष्ट्रवाद। अब आप इतनी सारी बातें तो एग्जाम में लिख नहीं सकते। अगर आपको कोई पूछे कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, तो अगली 2 या 3 पंक्तियां आपको लिखनी है। सबसे पहले अपने देश के अतीत के प्रति गौरव। राष्ट्रवाद की हम परिभाषा दे रहे हैं, अपने देश के जो आपका इतिहास है गौरवपूर्ण, अतीत के प्रति गौरव, वर्तमान तथा भविष्य के प्रति निष्ठा और समर्पण एवं अपने सभी हितों से
राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देना, राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देना ही राष्ट्रवाद है। यह है राष्ट्र। अब इस राष्ट्रवाद की जो परिभाषा उसको हमने कितने भागों में बांटा, देखिए। एक तो अतीत के प्रति आपको गौरव होना चाहिए, फिर वर्तमान और भविष्य के प्रति समर्पण होना चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, आपके जो खुद के हित है उसके ऊपर देश के हित, उसको प्रायोरिटी या प्राथमिकता देनी चाहिए आपको। तो ये जो चीजें हैं इसको हम कहेंगे राष्ट्रवाद। तो ये है राष्ट्रवाद का अर्थ। राष्ट्रवाद क्या है? अब वो क्या कारण थे कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, यहां से हम इसको विधिवत शुरू करते हैं। तो भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण, ये आप 9th में 10th में जब भी आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी तो ये जरूर पढ़ना पड़ेगा। तो आपको ये क्लास बहुत हेल्प करेगी, जो आपका प्री नॉलेज होगा। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के क्या क्या कारण थे, राष्ट्रवाद क्यों पनपा? तो देखिए, सबसे पहले तो कुछ ऐसे राजनीतिक या सामाजिक संगठन थे जिन्होंने भारतीय जनता को प्रेरित किया जागने के लिए, देश के बारे में सोचने के लिए। तो 1870 और 80 के दशक में बने राजनीतिक संगठन, पहला 1870 व 1880 के दशक में बने राजनीतिक संगठन जिन्होंने लोगों को एक मंच प्रदान किया और कहा कि आइए हम सब मिलकर के हमारे देश के बारे में सोचते हैं। अब वो कौन कौन से थे, कुछ नाम यहां पर दिए गए हैं, जैसे कि पूना सार्वजनिक सभा। सार्वजनिक का मतलब यही होता है कि जहां पर सब लोगों की भागीदारी हो। पूना सार्वजनिक सभा, इसको स्थापित किया था महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे ने। उसके बाद में जिस दूसरे संगठन का नाम दिया गया आपकी पुस्तक में, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, उसके बाद में मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा, डी में यहां लिख 30 ए बी सी हो गया, मैं डी यहां लिखता हूं। बंबई रेजिडेंसी एसोसिएशन, बंबई रेजिडेंसी एसोसिएशन में एसओ लिख रहा हूं, ठीक है। 4 संगठन के नाम याद रखने। पहला कारण यह था कि 1870 और 80 के दशक में कुछ ऐसे संगठन आगे आए थे जिन्होंने लोगों की मानसिकता को बदलने का प्रयास किया, उनको एक मंच प्रदान किया, उनको कहा कि आइए हम भारत के बारे में सोचते हैं, चाहे पूना सार्वजनिक सभा हो, इंडियन एसोसिएशन हो, मद्रास महाजन सभा हो या बंबई रेजिडेंसी एसोसिएशन हो। अब इनके सभी के संस्थापक आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, संगठन के नाम आप 8वीं क्लास के लेवल से इतने याद रखिए, काफी है। दूसरा क्या कारण था? दूसरा कारण था एक ऐसा मध्यम वर्ग उदित हो रहा था, उदय हो रहा था, पेशेवर मध्यम वर्ग। दूसरा कारण पेशेवर मध्यम वर्ग, एक ऐसा मध्यम वर्ग आगे आ रहा था जो अपने पेशे के साथ साथ राष्ट्रहित को भी महत्व देता था, जिसमें व्यापारी थे, शिक्षक थे, वकील थे। व्यापारी, शिक्षक, वकील जैसे पढ़े लिखे तथा बुद्धिजीवी वर्ग ने लोगों को राष्ट्र के प्रति सोचने
में योगदान दिया। ये लोग चर्चा करते थे, लोगों की मदद करते थे, देश के बारे में उनको बताते थे कि वास्तव में वैश्विक परिदृश्य क्या, विश्व में क्या कार्यक्रम हो रहे हैं, हमारे ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। व्यापारी है तो दूसरे विदेशों में जाते तो वहां पे कुछ नई चीज देख करके आते, शिक्षक थे जो पढ़ते पढ़ाते साहित्य का अध्ययन करते, वकील थे जो अदालतों में जाते, यूरोपियों के साथ बैठते, अंग्रेजों के साथ बैठते। कुल मिलाकर के ये एक ऐसा मध्यम वर्ग था जिसने भारतीय सामान्य जो जनता थी उसके साथ संपर्क स्थापित किया और कहा कि अब आइए देश के लिए कुछ करते हैं। राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था। तीसरा, अंग्रेजों ने कुछ ऐसे कानून बनाए थे जिन्होंने भारतीयों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अंग्रेज कभी भी भारत का भला नहीं चाहते। तो अंग्रेजों द्वारा लागू किए गए कुछ कानून देखिए, अंग्रेजों द्वारा लागू किए गए कुछ कानून। अब वो कानून कौन से थे देखते हैं। एक तो था आपके आर्म्स एक्ट। आर्म्स का मतलब होता है हथियार। लोग अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखते थे, लेकिन 1878 में लॉर्ड लिंटन या लिटन, दोनों उच्चारण करते हैं, लॉर्ड लिंटन ने यह अधिनियम पारित करवाया, ये लागू करवाया। 1878 लॉर्ड लिंटन ने यह एक्ट लागू किया जिसके अनुसार सरकार की अनुमति के बिना, सरकार की अनुमति, और अनुमति लाइसेंस के रूप में मिलती थी, अनुमति के बिना कोई व्यक्ति हथियार यथार्थ वेपन या अपनी सुरक्षा के लिए हथियार नहीं रख सकता था। यह था आर्म्स एक्ट। बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है, आगे भी जाएंगे तो कई बार प्रश्न आता है आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था, आर्म्स एक्ट का प्रावधान किया था, आर्म्स एक्ट का समय बताइए। कुछ भी आ सकता है, कहीं से भी घुमा फिरा के 8वीं के सिलेबस में आपको पता रखना है। आर्म्स एक्ट 1878 लागू करने वाला लॉर्ड लिंटन की नीतियों में यह आता है। उसके अनुसार सरकार की आज्ञा के बिना, अनुमति के बिना, लाइसेंस के बिना कोई भी व्यक्ति हथियार नहीं रखेगा। ये इसलिए था, अंग्रेजों को लगता था कि हमारा जब भी विरोध होगा तो ये लोग हथियार लेके निकलेंगे, इससे अच्छा है पहले हथियार जब्त कर लो। सोची समझी साजिश, षड्यंत्र, रणनीति थी अंग्रेजों की। अंग्रेज तो इसमें माहिर थे। आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या कानून थे पहले इसको लिखिए, फिर हम इसी वीडियो में देखते हैं राष्ट्रवाद उदय के और क्या क्या कानून।